नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी किसानों के मोदी सरकार को दिए चैलेंज की, बीजेपी के खिलाफ शिंदे पवार की गुपचुप डील की, देखेंगे ईवीएम पर विपक्ष के नए वार को, केंद्र पर अरविंद केजरीवाल के लगाए गंभीर दावों को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे संभल, अजमेर और दिल्ली के बाद क्यों वाराणसी में बढ़ रहा है तनाव। इन सभी मुद्दों पर आज एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। इंडिया गठबंधन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा ममता मॉडल ही बीजेपी को हराने में सफल। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई स्पेशल बेंच, 12 दिसंबर को की जाएगी सुनवाई। कानून पर अब तक 6 याचिका दाखिल। शाहदरा मर्डर पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, बोले दिल्ली में सब दहशत में, पुलिस कार्रवाई नहीं करती, केंद्र जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। पटना में खानसर पर लगा भ्रामक पोस्ट करने का आरोप, कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज, बीते दिनों छात्रों के साथ प्रदर्शन में हुए थे शामिल। साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन की फिल्म में रचा इतिहास, 2 दिन में किया 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। अपनी मांगों के साथ फरवरी से शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने मोदी सरकार को बड़ा चैलेंज दे दिया है। शुक्रवार को दिल्ली कूच करने पर किसानों के साथ हुई ज्यादती के बाद किसानों ने अपना आंदोलन और तेज करने का ऐलान कर दिया है। इस बीच किसानों ने एक बड़ा फैसला भी किया है, जिससे मोदी सरकार की नींदें उड़ गई हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर पिछले 11 महीनों से धरना दे रहे किसानों के सब्र का बांध अब टूट गया है। अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे अन्नदाताओं की हिम्मत अब जवाब देने लगी है। ऐसे में किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद कर ली है। किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कह दिया है कि अगर वो एक दिन में उनकी मांगे नहीं सुनी तो वो फिर से दिल्ली कूच करेंगे। इतना ही नहीं, अपने आंदोलन को और बड़ा करने की बात करते हुए किसानों ने मोदी सरकार को घेरने की तैयारी भी कर ली है। और वो सब हम लोग कब्र कर लें। और ये कल का जत्था इसलिए रोका जा रहा है, अब ये कल का जत्था परसों जाएगा। ठीक है जी, ये क्यों परसों कर दिया गया? एक तो जो उन्होंने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, कल का दिन हम देख लेते हैं। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं, उनको समय मिल जाएगा, पता चलेगा। अब केंद्र ने वार्ता करनी है या नहीं करनी है, यह उनका अपना आजाद निर्णय होगा। हम चाहते वार्ता हो। दूसरा, जितने जख्मी हो गए हैं उनको हमने कवर कर लेना है। परसों 12 बजे 2 फोरमों ने जो निर्णय लिया है, 101 का जत्था इसी तरह से आगे बढ़ेगा। कल का हमने केंद्र को समय दिया है और अपनी ओर से पीसफुल रखने के लिए हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं, इसलिए दोनों फोरमों ने उचित निर्णय लेके रखा। अभी हम टकराव अपनी ओर से नहीं चाहते हैं। बता दें, शंभू बॉर्डर पर फरवरी से कैंप लगाकर बैठे किसानों ने दोपहर 1 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली रवाना किया था। हालांकि किसानों को हरियाणा पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। इस दौरान किसानों ने बैरिकेड और कंटीले तार तोड़ने की कोशिश की और आगे बढ़ने की कोशिश भी की। इस पर हरियाणा पुलिस ने भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ ही आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर दाग दिए। इसमें 15 किसान घायल हुए, वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में किसानों ने दिल्ली कूच रविवार तक टाल दिया है। वहीं किसानों ने सरकार को बातचीत का अल्टीमेटम भी दे दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा है कि किसान जत्थेबंदियों के दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। अगर केंद्र सरकार बातचीत का न्योता देती है तो मांगों को हल करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, वरना आंदोलन और तेज होगा। हालांकि किसानों की आवाजों को दबाने के लिए हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग के साथ ही सीमेंट की पक्की दीवारें बना रखी है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की है। पुल के नीचे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के करीब 1000 जवान तैनात किए गए, ताकि किसी भी हालत में किसान दिल्ली की तरफ ना बढ़ पाए। वहीं हरियाणा में 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। अंबाला में धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही किसान आंदोलन पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है कि किसानों के आंदोलन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में जो कदम उठा रहे हैं और जो उठाए भी हैं, वो लाजवाब कदम उठाए हैं। आज तक के इतिहास में किसी सरकार ने ऐसे कदम नहीं उठाए कि किसान को मजबूत सशक्त करने का काम। पहली बार अगर जिस गति से नरेंद्र मोदी जी ने किया है, अगर उस गति से जब से देश आज़ाद हुआ है किसानों के बारे में इतनी चिंता होती, मेरे ख्याल से आज ऐसी स्थिति ना आती। इसके साथ ही शुक्रवार को दिल्ली कूच से रोके जाने के बाद किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने की तैयारी कर ली है, जिससे आने वाले दिनों में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है, जहां सरकार बनाने के बाद भी टकराव अभी खत्म नहीं हुआ। अब मंत्रालयों को लेकर यहां तकरार छिड़ गई है। इस बीच खबर है कि शिंदे पवार एक साथ खड़े हो गए। तो कैसे दोनों नेताओं ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, देखिए इस रिपोर्ट में।
महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने सीएम अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। इसके साथ ही फडणवीस और शिंदे के बीच सीएम की कुर्सी का झगड़ा खत्म हो गया, लेकिन कैबिनेट और मंत्रियों के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते बीजेपी हाईकमान की मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में खबरें सामने आ रही हैं कि शिंदे और पवार ने बीजेपी के खिलाफ एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया है। यानी अब शिंदे पवार के तेवर कोई बड़ा खेल महाराष्ट्र की सियासत में करने वाले हैं। बता दें, बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी कोटे को कितने कितने मंत्री पद मिलेंगे और कौन विभाग किसे मिलेगा, इस पर तस्वीर साफ नहीं है। ऐसे में मंत्रिमंडल और मंत्रालय के विभागों के बंटवारे को लेकर महायुति के तीनों ही घटक दल के बीच शहमात का खेल जारी है। महाराष्ट्र में 2.5 साल चली एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले मंत्रिमंडल में जो विभाग महायुति में बटे थे, क्या एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना को वही मिलेंगे? ऐसे ही फडणवीस मंत्रिमंडल में भी क्या वही चेहरे होंगे जो शिंदे कैबिनेट में शामिल थे? ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि शिंदे कैबिनेट में शामिल सभी चेहरे चुनाव जीतकर विधायक बनने में सफल रहे हैं। हालांकि इस बार के चुनाव नतीजे के बाद सीएम और डिप्टी सीएम का रोल बदल गया, तो कैबिनेट का भी स्वरूप क्या बदल जाएगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई दुविधा नहीं है, तीनों घटक दल मिलकर तय कर लेंगे। नागपुर में सत्र शुरू होने से पहले कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जिसके चलते माना जा रहा है कि उससे पहले कैबिनेट का गठन हो जाएगा। वहीं सूत्रों की माने तो फडणवीस के मंत्रिमंडल में पावर शेयरिंग को लेकर एक फॉर्मूला तय कर लिया गया है। बीजेपी के कुल 132 विधायक है, जिसके चलते 22 से 23 मंत्री उसे मिल सकते हैं। इसी तरह 57 सीटें जीतने वाली शिवसेना के खाते में 11 से 12 मंत्री पद और 41 सीटें जीतने वाली एनसीपी को 8 से 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। ऐसे में शिंदे और पवार खेमा सियासी दांव चल रहा है ताकि अपना सियासी पावर बढ़ा सके। साथ ही अपनी मांगों को लेकर बीजेपी के खिलाफ नए प्लान भी बना रहे हैं। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस के अगुवाई में बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे और पवार भी कम नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह 12 दिनों तक मशक्कत होती रही और शिंदे अड़े रहे, क्या ऐसे ही महायुति में कैबिनेट बंटवारे के लिए भी दरार और ज्यादा बढ़ेगी या बीजेपी हाईकमान को शिंदे पवार के आगे सरेंडर करना पड़ेगा? इसका फैसला भी जल्द हो जाएगा। जहां एक तरफ महायुति में मंत्रालय को लेकर घमासान नहीं सुलझ पा रहा है, तो वहीं ईवीएम पर विपक्ष के दावे भी बीजेपी हाईकमान की नींदें उड़ा रहे हैं। इस बीच जहां एक तरफ महाराष्ट्र के पहले सत्र में विपक्ष ने ईवीएम के मुद्दे पर वॉकआउट कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और शरद पवार के एक कदम ने मोदी और शाह को चित कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में ईवीएम के मुद्दे पर घिरी बीजेपी और चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र विधानसभा के पहले सत्र से विपक्ष ने ये कहते हुए वॉकआउट कर दिया कि ईवीएम में धांधलेबाजी हुई है, तो वहीं राहुल गांधी और शरद पवार महाराष्ट्र के मरकटवाड़ी गांव का दौरा करने की तैयारी कर चुके हैं। इन दोनों ही खबरों ने बीजेपी और चुनाव आयोग की मुश्किलों में डाल दिया है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का 3 दिन चलने वाला स्पेशल सेशन शनिवार को शुरू हुआ, जहां 288 विधायकों को शपथ लेनी थी, लेकिन विपक्ष ने सेशन को वॉकआउट कर दिया। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, हमने फैसला किया है कि हमारे विधायक आज शपथ नहीं लेंगे। अगर ये जनता का जनादेश होता तो लोग खुश होते और जश्न मनाते, लेकिन इस जीत का कहीं भी लोगों ने जश्न नहीं मनाया। हमें ईवीएम पर शक है। आदित्य ठाकरे के इस बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, अब वॉकआउट करने से कुछ नहीं होने वाला। हालांकि महायुति की टेंशन उस वक्त बढ़ने वाली है जब राहुल गांधी मरकटवाड़ी गांव का दौरा करेंगे। दरअसल हाल ही में खबर सामने आई थी कि महाराष्ट्र के सतारा जिले के मरकटवाड़ी गांव में लोगों ने ईवीएम को चुनौती देते हुए खुद से बैलेट पेपर के जरिए दोबारा चुनाव करने का फैसला किया था। इस फैसले पर गांव वालों का मानना था कि ईवीएम में धांधली की गई है, क्योंकि गांव वालों ने जिसे वोट दिए नतीजे उससे मेल नहीं खाते। हालांकि चुनाव होने से पहले ही चुनाव आयोग ने उस पर रोक लगा दी, और न केवल रोक लगाई बल्कि गाँव में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। साथ ही धारा 163 को लागू कर दिया गया और मामले में 200 से ज्यादा लोगों पर पुलिस ने मुकदमे भी दर्ज किए। ऐसे में सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करने से पहले ही बीजेपी की टेंशनें बढ़ने वाली है, जहां विपक्ष ने बीजेपी को चारों तरफ से घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। चाहे सत्ताधारी आम आदमी पार्टी हो या विपक्षी दल बीजेपी, दोनों ही खेमे रणनीतिक तैयारी में जुट गए। इस बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर वोटरों को गायब कराने के गंभीर आरोप लगा दिए। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। भले ही दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी दल ग्राउंड पर एक्टिव मोड में आ गए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर वोट काटने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने दावा किया है कि शाहदरा में आम आदमी पार्टी के 11,000 से ज्यादा वोटरों के नाम हटाने के लिए भाजपा ने चुनाव आयोग को आवेदन दिए हैं। पूछने के लिए कि कोई वोट शिफ्ट हो गया, कोई मर गया। 28 अगस्त से 18 अक्टूबर तक 2 महीने तक इलेक्शन कमीशन ने घर घर भेज के अपनी कार्रवाई करी। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जिस भी राज्य में जीतती है उससे क्या गड़बड़ी करती है उसका खुलासा हो गया है।
बीजेपी दिल्ली की जनता से बुरी तरह से डरी हुई है। दिल्ली की जनता बीजेपी से बहुत नाराज है। जिस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर बीजेपी ने कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया, खुलेआम मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, खुलेआम गोलियां चल रही है, गैंगस्टर्स की राजधानी बना दिया है। दिल्ली के लोग बीजेपी को मजा चखाना चाहते हैं और बीजेपी को पता है कि वो बुरी तरह से हार रही है। अब अंत पंत में उन्होंने ये तरीका ढूंढा है कि लोगों के आम आदमी पार्टी के ढेरों वोट कटवाओ और चुनाव जीतो। लेकिन आज के इस खुलासे के बाद दिल्ली के लोगों को भी बहुत गुस्सा आएगा, उनका गुस्सा और बढ़ेगा और दिल्ली की जनता ये सफल नहीं होने देगी किसी भी हालत में। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस पर इलेक्शन कमीशन भी चुप है। आगे केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग न केवल चुप है बल्कि चुपचाप तरीके से काम भी करवा रहा है, जिसके लिए भाजपा के लेटर हेड पर ही इलेक्शन कमीशन को चिट्ठियां भेजी जा रही हैं कि शादरा इलाके के 11,018 लोग या तो शिफ्ट हो गए हैं या मर गए हैं। पूछने के लिए कि कोई वोट शिफ्ट हो गया, कोई मर गया। 28 अगस्त से 18 अक्टूबर तक 2 महीने तक इलेक्शन कमीशन ने घर घर भेज के अपनी कार्रवाई करी। अब क्या बच गया? 18 अक्टूबर के बाद अगर बीजेपी 11,000 वोट कटवा रही है तो कुछ तो गड़बड़ है। या तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी काम ठीक से नहीं किया वो 2 महीने के अंदर। अब 2 महीने में अगर इलेक्शन कमीशन ने घर घर घूम के सारी कार्रवाई कर ली तो अब बीजेपी के 11,000 वोट किस बेसिस पे काटे जा रहे हैं? इस पर आप नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा ने वोट कटवाने के लिए जो लिस्ट दी है उसमें 75% लोग अपनी जगह पर रहते हुए पाए गए हैं। इतना ही नहीं, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की इस लिस्ट के मुताबिक अब तक 6% वोट कटवाने का काम किया जा चुका है और जिन लोगों का नाम दिया है उसमें ज्यादातर लोग आम आदमी पार्टी के वोटर हैं। बता दें, अरविंद केजरीवाल के इन दावों के बाद से दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की रणनीति बना रही बीजेपी आपको शिकस्त देने में लगी हुई है। यही वजह है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए दिल्ली में नारा गढ़ा है, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का दावा है कि ये नारा दिल्ली की जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगले साल दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बताते चले, पहले ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बीजेपी को घेरने में लगे हुए, तो वहीं वोटरों को गायब करने के इस आरोप ने बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। संभल, अजमेर और दिल्ली की मस्जिद पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि वाराणसी के कॉलेज परिसर में बनी मस्जिद को लेकर इस वक्त विवाद गहराता जा रहा है। शुक्रवार 6 दिसंबर को तकरीबन 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स हाथों में भगवा झंडा लेकर कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हो गए और वहां खूब जमकर नारेबाजी भी की गई। इसके बाद मस्जिद को लेकर तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में इस वक्त मस्जिद और मंदिर को लेकर सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है। इस बीच वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज परिसर में बनी मस्जिद को लेकर उठा विवाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार 6 दिसंबर को तकरीबन 300 से ज्यादा स्टूडेंट हाथों में भगवा झंडा लेकर कॉलेज के गेट पर इकट्ठा हुए। इसके बाद मस्जिद को हटाने की मांग करते हुए उन्होंने धार्मिक नारे भी लगाए। इस दौरान हिंदू छात्रों ने कॉलेज परिसर में बनी मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोके जाने का भी खुलकर विरोध किया। इसमें आज शुक्रवार को भी ये लोग कोई नमाज नहीं पढ़ने जाएगा। यदि कोई नमाज पढ़ने गया तो आज फिर हनुमान चालीसा पाठ करके उसको शुद्ध किया जाएगा। ऐसे में शुक्रवार को वाराणसी में हालात तनावपूर्ण होते हुए दिखाई दिए। वहीं पुलिस का कहना था कि इन छात्रों में कुछ स्टूडेंट दूसरे संस्थानों से भी शामिल हुए थे। हालांकि वहां मौजूद पुलिस फोर्स ने छात्रों को कॉलेज में घुसने से रोक दिया। ऐसे में मस्जिदों पर हमले, कब्जे और मुसलमानों को अपने धर्म पर अमल करने से रोकने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में संभल में शाही जमा मस्जिद विवाद को लेकर हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई थी वो भयावह थी। 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 5 मुस्लिम युवकों की मौत हुई थी, जिसके बाद संभल में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में अब ताज़ा मामला यूपी के वाराणसी का सामने आया है, जिससे हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।